सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, स्थान कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 17 विकास की समझ इस अध्याय पर अध्ययन करेंगे। तो लेसन प्लान के अनुसार हमारे इस पाठ में जो अध्यापन बिंदु है वो इस प्रकार है। पहला, विकास। समाज के विभिन्न लोगों की दृष्टि में विकास क्या है। दूसरा, विकास की योजनाओं में विरोधाभास। तीसरा, आय एवं अन्य लक्ष्य। चौथा, आय के मापदंड और आय का वितरण। पांचवा, भारत में ग्रामीण परिवारों में आकस्मिक मजदूरों की आय। छठवां, मानव विकास सूचकांक। सातवां, विकास के अन्य सूचक जिसके अंतर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य। और आठवां, सार्वजनिक सुविधाएं। तो इन विषयों पर हम अध्ययन करेंगे। तो हम अपना आज का यह लेसन स्टार्ट करते हैं। अध्याय 17 विकास की समझ। तो सबसे पहले हम विकास शब्द पर चर्चा करते कि विकास होती क्या है। तो विकास का सामान्य अर्थ हम लेते हैं उन्नति, प्रगति, बेहतर जीवन स्तर, उत्तम पौष्टिक आहार की उपलब्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, रोजगार के साधनों में वृद्धि, औद्योगिकरण, सड़क, परिवहन, संचार के साधनों में की उपलब्धि, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा में गुणवत्ता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो है आय। आय, ये आय होती क्या है, आय आता कहां से। तो विकास जो है वो अर्थव्यवस्था की एक ऐसी चीज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका उपार्जन के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा और उस काम के बदले में उसको पुरस्कार मिलेगा। वो जो पुरस्कार होगी वो रुपये पैसे के रूप में होगी, मुद्रा के रूप में होगी। जब व्यक्ति को काम करेंगे उसका पुरस्कार मिलेगा, आय की प्राप्ति होगी। आय के परिणाम स्वरूप वो अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन वस्तुओं को क्रय करके अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करेगा। और अपनी जो आवश्यकता की संतुष्टि होगी, जितनी मात्रा में उसकी संतुष्टि होगी, वही चीज उसका विकास कहलाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हर व्यक्ति के विकास के लिए उसका किन किन रूपों में विकास होना चाहिए, इस अध्याय में हम उसी की समझ को विकसित करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर विकास की धारणा व्यापक है और इसके बारे में कई मतभेद होते हैं। इसका एक जैसा अर्थ निकाल पाना कठिन है क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए विकास के मायने अलग अलग है। प्रायः व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पूर्ति को ही अपना विकास मानता है, परंतु हम चाहते हैं कि सबका जीवन बेहतर हो। वे कौन कौन से उपाय हैं जिनसे सभी लोगों में समृद्धि आए तथा सभी जो है सुखी जीवन जी सके। तो हम देखते हैं कि ये जो विकास है, समाज के विभिन्न लोगों की दृष्टि से समाज के लिए विकास किस मायने में है। तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में कई सारे लोग रहते हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, उद्योगपति रहते हैं, पढ़ने वाले छात्र छात्राएं रहते हैं, शिक्षित बेरोजगार रहते हैं और इंजीनियर रहते हैं। तो सभी लोग जो विकास के अपने अपने लक्ष्य को किस ढंग से बताना चाहते हैं। तो समाज में पहला वर्ग जैसे हम देखते हैं कि दिहाड़ी मजदूर वर्ग, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा रहती है, इनके लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा। दिहाड़ी मजदूर को क्या चाहिए, वर्ष भर काम चाहिए, बेहतर मजदूरी चाहिए और बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए। तो ये उनके विकास का आधार था। उसी प्रकार से हम उद्योगपति के लिए देखते हैं तो वो समाज के लिए विकास के लिए क्या क्या आकांक्षाएं रखते हैं, उनके लिए विकास के क्या लक्ष्य होंगे। तो उद्योगपति क्या चाहता है कि सस्ती कीमत पर उसको कच्चे माल उपलब्ध होना चाहिए, सड़क परिवहन की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, उसको उद्योग चलाने के लिए बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए,
और व्यापार को संचालित करने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण चाहिए। अब हम देखते हैं पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी होते हैं हमारे समाज में। तो कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं वो क्या चाहते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट क्या चाहते हैं कि उनको विकास के लिए शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही साथ जो शिक्षा है वो रोजगार मूलक होना चाहिए, रोजगार के अवसर होना चाहिए। और जो कॉलेज की छात्राएं हैं उनको लड़कों के समान स्वतंत्रता व सुरक्षा चाहिए, वही उनके विकास के लक्ष्य होते हैं। अब हम देखेंगे कि एक शिक्षित बेरोजगार जैसे इंजीनियर वो क्या चाहेगा विकास के लिए, उसको रोजगार के अवसर चाहिए, आवास की सुविधाएं चाहिए। उसी प्रकार से हम देखते हैं महिला, खेत और मजदूर, ये लोग क्या चाहेंगे विकास के लिए, तो अच्छी मजदूरी चाहेंगे। मजदूर लोग अपनी सुरक्षा चाहेंगे जिस जगह पे वो काम करना चाहते हैं। साथ ही साथ साल भर उनको रोजगार मिलना चाहिए और जो मजदूर है उनको स्वास्थ्य की अच्छी सुरक्षा उपलब्ध होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाज के जो विभिन्न वर्ग है वो समाज में विकास के लिए अपने अलग अलग ढंग से विचार चाहते हैं। तो अब हम यहां देखेंगे कि प्राय सभी लोग उन चीजों की आकांक्षा रखते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये आकांक्षाएं भी कई तरह की होती है। जैसे हमने देखा कि कॉलेज की छात्रा शिक्षा के बेहतर अवसर एवं रोजगार की सुविधाओं के अतिरिक्त स्वतंत्रता एवं सुरक्षा को आवश्यक समझती है। कई लोग स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं। उद्योगपति अपने उत्पादन को अधिक लाभ पर बेचना चाहता है। वहीं दिहाड़ी मजदूर जो है सम्मानजनक मजदूरी के साथ साल भर काम मिलने की उम्मीद करता है। तो कभी कभी इस तरह की आकांक्षाओं पर परस्पर विरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे एक लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त करके अफसर बनने की उम्मीद रखती है, लेकिन हो सकता है कि उसके अभिभावक को यह पसंद ना हो। इसी प्रकार अपने द्वारा उत्पादित वस्तु को अधिक मूल्य पर बेचकर जो उद्योगपति है वो लाभ कमाना चाहता है। वहीं पर हम देखते हैं जहां उद्योगपति अपनी वस्तुओं को अधिक मूल्य पर बेचकर लाभ कमाना चाहता है, वहीं पर उपभोक्ता के पास आय सीमित मात्रा में होती है। उपभोक्ता जो है उद्योगपति की इच्छा के विपरीत काम करता है। उपभोक्ता की इच्छा होती है कि उसको अच्छी वस्तुएं कम से कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाए। तो इस प्रकार देखते हैं कि हमारे जहाँ पर एक चीज उद्योगपति के लिए फायदेमंद होती है, वही चीज उपभोक्ता की दृष्टि से वो उसके लिए नुकसानदायक होती है। तो उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि व्यक्ति अपने व अपने परिवार के विकास के हितों की रक्षा हेतु कई प्रकार की आकांक्षाएं रखता है, परंतु किसी क्षेत्र के सभी लोगों के विकास की बात की जाए तो यह उन लोगों के व्यक्तिगत विचारों से अलग होगी। जब हम सभी लोगों के हित या सार्वजनिक हित की बात करते हैं तो हमें कुछ और विशेष जरूरतों पर विचार करना होगा। उदाहरण के लिए विद्यालयों की स्थापना से गांव और शहर के अधिकांश लोगों को पढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। अब हम देखेंगे कि इन सार्वजनिक सुविधाओं की जो पहुंच है उसको सुनिश्चित करने के लिए हमको स्कूलों में, हमने स्कूल खोले हैं तो हमको स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना होगा, छात्रवृत्ति देनी होगी। तो ये बहुत सारी संचालित योजनाएं हैं जिनको हमको चलाना पड़ेगा। इससे सभी लोगों तक इस सुविधा की पहुंच सुनिश्चित होगी और सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य सार्वजनिक सुविधाओं में हम देखते हैं सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा स्वच्छता, ये सारी चीजें जो है वो लोगों के हित में होती है और ये विकास के लिए आवश्यक होती है। अब हम सार्वजनिक हितों को समझने के प्रयास करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई एक गांव है, उस गांव में आने जाने के लिए एक पगडंडी है। सामान्य दिनों में आवागमन में कोई खास परेशानी नहीं होती, लेकिन वर्तमान में हम जैसे देखते हैं कि बारिश का समय चल रहा है। बारिश के दिनों में रास्ता जो है पूरी तरह कीचड़ में तब्दील होकर रास्ता बंद हो जाता है। इस कारण वहां के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तब लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं।
पगडंडी की जगह में हम पक्की सड़क बनाना चाहते हैं। उस पगडंडी से लगी हुई जमीन को कुछ भूस्वामी है, वो सड़क बनाने के लिए अपने जमीन को देने को तैयार भी हो जाते हैं। पर वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो अपनी जमीन को देने से इनकार करते हैं। तो यहाँ पर भी विरोधाभास देखने को मिलता है। परंतु इस मुद्दे पर जब ग्राम सभा की बैठक होती है, विस्तृत चर्चा होती है और अंततः सभी भूस्वामी जो है सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमि को देने को तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सड़क बनने से सभी लोगों को इसका लाभ मिल पाता है। तो इस प्रकार से है कई सारी सुविधाएं हैं जिसको हम अपन विकास की दृष्टि से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि विकास की योजनाओं में बहुत सारे विरोधाभास भी होते हैं। विकास की योजना में बहुत सारे विरोधाभास होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि उद्योगपति लाभ कमाने के उद्देश्य से खनिजों के उत्खनन व कल कारखानों की स्थापना को प्राथमिकता देते हैं। उनका तर्क है कि जब किसी स्थान पर उद्योगों की स्थापना होगी तो उसके आसपास के लोगों को रोजगार उपलब्ध होंगे, अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होगा। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि उद्योगों की स्थापना व खनिजों के उत्खनन से अधिक मात्रा में भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। जब भूमि का अधिग्रहण होता है तो बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। उन्हें विस्थापित होकर मजबूरन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। पुनर्वास की सुविधाएं भी उनको अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाती है। उन्हें अपनी संस्कृति एवं आजीविका से बेदखल होना पड़ता है। इस प्रकार समाज में विरोधाभास एवं टकराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। उड़ीसा में कोयला, बॉक्साइट और लोहा इस्कों की अधिकता है। इस कारण राज्य में लगभग 45 इस्पात संयंत्र लगाए जाने की योजना है। इससे वहां के निवासियों को अपनी भूमि से विस्थापित होने का भय सता रहा है। विगत वर्षों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना से उनकी सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन है वो अधिग्रहित हो चुकी है। बड़े पैमाने पर जंगल उजड़ चुके हैं, जल के स्रोत सूख रहे हैं। इन उद्योगों की स्थापना के खिलाफ लोगों ने बार बार अपना विरोध दर्ज किया। उनका तर्क है कि मुआवजे की राशि जो है वो खर्च हो जाती है और बाद में उन्हें मजदूरी के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, क्योंकि जमीन के अभाव में उनके पास नियमित रोजगार नहीं होता। साथ ही साथ उनकी संस्कृति और जीवन शैली भी प्रभावित होती है। तो पर्यावरण की दृष्टि से इतने अधिक संयंत्र और खदानों के कारण जंगल और नदियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जो वहां के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी हानिकारक होता है। इस कारण भारत सरकार के जो पर्यावरण मंत्रालय है उन्होंने उद्योगों के अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने के भी निर्देश दिए हैं। अब हम देखेंगे कि इस प्रकार के विरोधाभास के परिणाम स्वरूप उद्योग के अलावा हमको और कई प्रकार के क्षेत्रों में भी इस प्रकार के विरोधाभास देखने को मिलते हैं और उससे कई सारे जो है परेशानियों का भी सामना करने को पड़ता है, देखना पड़ता है। तो शहरों में प्रतिदिन एकत्रित किए जाने वाले कचरे को उठाकर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में फेंक दिया जाता है, जिससे वहां का वातावरण और जल प्रदूषित हो जाता है। जबकि बहुत कम खर्चे पर इस कचरे से अपन विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, खाद आदि उत्पन्न किए जा सकते हैं, कचरे के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ अपन देखते हैं कि सिंचाई हेतु जब बांध बनाए जाते हैं तो बांध के जो निचले हिस्से होते हैं वहां के कृषकों को सिंचाई के लिए पर्याप्त आसानी से पानी उपलब्ध हो जाता है। वहीं पर ऊपर वाले जो कृषक लोग हैं उनके क्षेत्र के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। अतः राज्य से अपेक्षा है कि वह सबके हित में पानी के उचित वितरण सुनिश्चित करे। अब हम देखेंगे आय एवं अन्य लक्ष्य। विकास के आय एवं अन्य लक्ष्य क्या क्या होंगे। तो आय देखते हैं अपन। इससे पहले हमने अभी थोड़ा देर पूर्व देखा था कि आय जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका उपार्जन के लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार के रूप में मुद्रा प्राप्त होती है। और जब उसको मुद्रा प्राप्त होती है तो वह अपने विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इससे जो है अधिकांश का लक्ष्य अंततः अधिक आय प्राप्त करना ही होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा वेतन बढ़े और मुझे अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो यहाँ पर वही चीज देखते हैं, मजदूर बेहतर मजदूरी चाहता है, उद्योगपति अधिक लाभ चाहता है, कॉलेज की छात्रा जो है
बेरोजगार है वो इंजीनियरिंग रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आय को बढ़ाना चाहते हैं। आय प्राप्त करने से ही वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे तथा अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकेंगे। वास्तव में आय प्राप्त करने के साथ साथ लोगों को और भी कुछ इच्छाएं होती है जिनको वो अपना महत्वपूर्ण मानते हैं और उसको भी वो पूर्ण करना चाहते हैं। तो व्यक्ति जिस समाज में रहता है वहां वह बराबरी का व्यवहार चाहता है, ये भी विकास है। वो अपनी स्वतंत्रता की अपेक्षा रखता है समाज में, ये भी विकास है। प्राय लोग जो है सुरक्षा को भी एक लक्ष्य के रूप में देखते हैं। सुरक्षा रखना भी हमारे लिए एक विकास है, क्योंकि असुरक्षित वातावरण में व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। यहां सुरक्षा से तात्पर्य है कि भय मुक्त समाज, भेदभाव रहित व्यवहार तथा वंचित वर्गों के लिए समाज का विशेष संरक्षण, अवसरों की उपलब्धता। इस प्रकार से हम देखते कि विकास के कई पहलू हैं। हर व्यक्ति रोजगार के साथ साथ यह भी आशा रखता है कि उसके रोजगार में स्थायित्व होना चाहिए, उसके परिवार के लिए चिकित्सा व्यवस्था होना चाहिए। अभी हम जैसे देखते हैं स्मार्ट कार्ड वगैरह की व्यवस्था है, तो ये सारी व्यवस्था वो चाहता है। आवास की सुविधा होना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जिस प्रकार हम देख रहे हैं। पेयजल व्यवस्था होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त वातावरण होना चाहिए, और जो व्यक्ति है उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा उसकी व्यवस्था होना चाहिए। इसके अभाव में व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती है और उसका विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। अब हम देखेंगे कि आय के मापदंड और आय का वितरण। तो देश के लिए कौन कौन से विकास के सूचक होना चाहिए? देश के विकास हेतु राष्ट्रीय आय को एक प्रमुख सूचक माना जा सकता है। बच्चों कभी कभी परीक्षा में आता है कि विकास का सूचक क्या है, तो बताना है आपको विकास का सूचक राष्ट्रीय आय है। तो इस आय का उपयोग जो है लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए किया जाता है। इसे खर्च करके वे वस्तु एवं सेवा खरीदते हैं। देश के कुल उत्पादन में हम समाज के आय का अंदाज लगा सकते हैं। इसलिए हम प्रति व्यक्ति जीडीपी को एक सूचक मानते हैं। प्रति व्यक्ति जीडीपी एक औसत है जो देश या क्षेत्र के कुल उत्पादन में जनसंख्या का भाग देकर निकाला जाता है। अब हम देखेंगे कि जो आकस्मिक मजदूरों की कुल उपभोग व्यय सबसे कम है हमारे यहाँ। तो इसका कारण यह है कि इन लोगों को नियमित काम नहीं मिल पाता है और उनकी मजदूरी की दर भी है वो कम रहती है। इस कारण इनका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ पाता और इन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि विकास के अन्य सूचक जिसके अंतर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्ति रोजगार व अन्य आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकता है। तो जिस समाज में शिक्षा व्यवस्था की समुचित एवं प्रभावी प्रसार होता है एवं सभी बच्चों को विद्यालय में दाखिला लेने का अवसर मिलता है, वहां पर बाल मजदूरी की प्रथा जो है स्वतः समाप्त हो जाती है। व्यक्ति का समाज में किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो वह शिक्षा पाकर उसका विरोध करने में कुछ अधिक समर्थ हो पाता है। अब हम देखेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाकर रोगों से बचाव किया जा सकता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उपलब्धता एवं इसके प्रभाव केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता जिन्हें इसका लाभ मिलता है, वरन समाज के अन्य सदस्यों पर भी इसका लाभ पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। एक स्वस्थ एवं शिक्षित व्यक्ति की प्रेरणा से दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। पुरुषों के समान महिलाओं को भी शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होने से महिलाओं की प्रतिभा का विकास होता है। साथ ही समाज में बालिकाओं व महिलाओं को अपनी बात रखने के मौका मिलते हैं। समाज में महिलाओं को बात सुनने का वातावरण उत्पन्न होने से उनकी भूमिकाएं बदलती है। महिलाओं को पौष्टिक आहार, शुद्ध पेयजल, शुद्ध वातावरण की व्यवस्था बेहतर स्वास्थ्य निर्माण हेतु अति आवश्यक है। जिन देशों में इन सेवाओं की समुचित व्यवस्था है उन देशों का तेजी से विकास हो रहा है। अब हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक। तो विकास को मापने के लिए आय के स्तर को महत्वपूर्ण माना जाता है, किंतु समग्र विकास को मापने के लिए यह मापदंड पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में भी यह विभिन्न देशों की तुलना करते हैं, तो उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा के आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा बच्चों परीक्षा में कई बार आ चुका है कि जीवन प्रत्याशा का अर्थ लिखिए। तो आपको बताना है कि जीवन प्रत्याशा जन्म के समय एक व्यक्ति के औसत अनुमानित जीवन काल को दर्शाती है। इससे यह निश्चित होता है, यह अनुमान लगाया जाता है कि एक बच्चा कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है। समग्र विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण सूचक है। हम साक्षरता दर को देखते हैं तो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो बच्चे हैं उनमें साक्षरता जनसंख्या के अनुपात को बताता है। यदि हम सबके लिए स्कूल की व्यवस्था कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी में यह साक्षरता दर बढ़नी चाहिए। और हम देखते हैं कि जो विकास का जो समय होता है, बच्चों कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बच्चों का विकास अधिकतम किस उम्र तक होता है, तो आपको बताना है कि 5 वर्ष की उम्र तक मनुष्य के विकास का महत्वपूर्ण समय माना गया है। अतः बच्चे का सर्वांगीण विकास लगभग 5 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। इस अवधि में मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास होता है। यदि इस अवधि में बच्चा कुपोषित होता है तो उसका प्रभाव जीवन भर पड़ने की संभावना रहती है। विकास का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है हम आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए अवसर एवं मौका दें। बच्चों में कुपोषण 2 रूपों से पाया जाता है। 2 रूपों में हमको देखने को मिलता है। पहली चीज, उम्र के अनुसार ऊंचाई तथा उम्र के अनुसार वजन। कुल मिलाकर यह है कि बच्चे की ऊंचाई बढ़नी चाहिए उम्र के अनुसार, और उम्र के अनुसार बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए। बच्चों में ऊंचाई तथा वजन का स्तर यदि एक सीमा से कम है, यदि बच्चों में ऊंचाई और वजन का स्तर एक सीमा से कम है तो वह बच्चे जो है वो कुपोषित कहलाएंगे। इस बात की अब बेहतर जानकारी हम आंगनबाड़ी जाएंगे और वहां जाकर के हम पता कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मानव विकास की दृष्टि से हमें आय एवं अन्य लक्ष्यों को समग्र रूप से देखना चाहिए। विकास का प्रभाव मानव जीवन पर झलकना चाहिए। शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि विभिन्न देशों के बीच तुलना के लिए हम प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं। देशों की मुद्राओं में अमेरिकी डॉलर के अनुसार देखते हैं, यानी $1 कितने रुपए के बराबर होगा, या कितने युआन या कितने नेपाली रुपए के बराबर होगा। तो इस प्रकार से अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और विकास का मापदंड करते हैं। मान लीजिए अमेरिका में एक व्यक्ति के पास में $100 है और वह व्यक्ति भारत आता है, तो उसके पास वो $100 भारतीय रुपए के अनुसार कितने रुपए के होंगे, है ना। एक अनुमान बताया गया है कि $1 जो है वो 65 रुपए के बराबर होता है। बाजार भाव के अनुसार उसके पास अगर $100 है तो भारतीय रुपये के अनुसार वो 65-100 रुपये हो जाएंगे। $1 100 रुपये और $1 बराबर 65 रुपये। इस प्रकार से लगभग जो है उसके $100 जो है वो 6500 रुपये होंगे। परंतु यहाँ पर बाजार भाव का उपयोग नहीं करना है हमको। यदि बाजार भाव नहीं लेते तो डॉलर और रुपयों में अनुपात किस प्रकार निकाला जा सकता है, तो विभिन्न देशों के सर्वेक्षण के आधार से हमको ये पता चलता है कि $1 में सामान खरीदने की मात्रा कितनी वस्तु और सेवा हम खरीद सकते हैं, उसके आधार पर आकलन किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति $100 खर्च करके अमेरिका में कुछ वस्तु खरीदता है। जब वह भारत आता है तो उसी मात्रा में वस्तुओं को खरीदने के लिए उसे कितने पैसे खर्च करने होंगे। तो मान लीजिए उस व्यक्ति ने भारत में उसी सामान के लिए 3500 रुपये खर्च किया है, जो अमेरिका में वो $100 में खरीदता था। यहाँ पर 3500 रुपये देकर उस वस्तु को खरीद रहा है, यानी $1 की कीमत यहाँ पर 3500 रुपये के बराबर। ऐसा करने से क्रय शक्ति बराबर रखी जा सकती है। आय की तुलना इसी अनुपात से की जाती है ताकि क्रय शक्ति समता, परचेसिंग पावर पैरिटी जो है वो बनी रहे।
अब हम देखेंगे कि सार्वजनिक सुविधाएं, केवल निजी आय से ही हम अपने बेहतर जीवन के लिए सभी आवश्यक एवं बुनियादी सुविधाएं नहीं खरीद सकते। जैसे अपनी आय से हम प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते। हमारे पास पैसा है ना, और हम पैसे से ही कुछ बुनियादी सुविधाओं को नहीं खरीद सकते। जैसे मैंने अभी बताया, प्रदूषण मुक्त वातावरण हम पैसे से नहीं खरीद सकते। इसके लिए हमें शुद्ध वातावरण वाले परिवेश में जाना होगा। पैसे भी हमें संक्रमित जो बीमारी है, संक्रामक रोग, उससे हमको नहीं बचा सकता। इस प्रकार स्वच्छ वातावरण बनाने की आवश्यकता है ताकि बीमारियों के फैलाव से बचा जा सके। इसी प्रकार व्यक्तियों के लिए सुरक्षा हेतु पृथक पृथक सुरक्षाकर्मी भी तैनात नहीं कर सकते। हम हर व्यक्ति के लिए एक सुरक्षाकर्मी तैयार नहीं कर सकते, परंतु एक सुरक्षित वातावरण और शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार हमें सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता होती रहती है। अब हम देखते हैं कि हमको स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता भी उपलब्ध होती है। सभी लोगों को इससे फायदा होता है। हर व्यक्ति जो है वो स्वच्छ पानी पीना चाहता है। सार्वजनिक आवश्यकता है ये, तो पेयजल की उपलब्ध कराना है, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, इससे सभी लोगों को फायदा होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी व्यवस्था हमको करनी पड़ती है। इसके माध्यम से सुचारू व्यवस्था से लोगों को राशन जैसी मूलभूत सुविधाएं वो कम कीमत में उपलब्ध होती है और इससे कुपोषण का स्तर भी कम होता है। मूलभूत सार्वजनिक व्यवस्था का प्रभाव लंबे समय तक चलते रहता है। कैसे रहेगा, तो इसको भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, कुछ मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत शिक्षा को देख लेते हैं। तो आजादी के समय हिमाचल प्रदेश में भी शिक्षा का स्तर बहुत निम्न था, बहुत कम था। 1991 के समय हम यहाँ पर देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो 1991 में यहाँ केवल 64% लोग साक्षर थे। और ये हिमाचल प्रदेश जो है वो पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पाठशालाओं का विकास करना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन वहां की जनता एवं सरकार दोनों ही शिक्षा के लिए उत्सुक थे। राज्य सरकार ने पाठशालाएं शुरू की और निःशुल्क तथा कम लागत पर शिक्षा सुनिश्चित किया। धीरे धीरे इन विद्यालयों में शिक्षकों, कक्षाएं, शौचालय, पीने के पानी आदि की सुविधाएं की गई। और यह आश्चर्यजनक बात है कि वर्ष 2005 में जबकि पूरे देश में प्रत्येक बालक बालिका की शिक्षा पर औसत 1049 रुपए खर्च किए जा रहे थे, जबकि हिमाचल प्रदेश ने यह खर्च 2005 रुपए किया प्रति छात्र बालक बालिका। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है वो कितना डेवलप हुआ। अन्य राज्य 1049 रुपए खर्च कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश जो है वो प्रति बालक बालिका के लिए 2005 रुपए खर्च कर रहा था। तो इस राज्य में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। फलस्वरूप यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया। यहाँ शिशु मृत्यु दर तथा लड़कियों की बाल मृत्यु दर में कमी आई। यहाँ की महिलाएं कामकाजी व आत्मविश्वासी है। यहाँ की महिलाएं जो है वो खुद भी घर से बाहर काम करने के लिए जाती है और अपनी बेटियों से बाहर जाने की काम के लिए उम्मीद रखती है। ग्रामीण मंडलियों में इनकी सक्रिय भागीदारी है। इस प्रकार शिक्षा ने इस प्रदेश में काफी बदलाव ला दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 84% तक यहाँ पहुंच गई है। अब इस राज्य का मानव सूचकांक अन्य राज्यों से काफी बेहतर है। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय में विकास की अवधारणा को समझने का, जानने का प्रयास किया। विकास के मापक हेतु हमारे पास और कई मापदंड है। तो इस मापदंड के आधार पर मानव विकास सूचकांकों में जो प्रगति हुई है हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। तब विकास का वास्तविक अर्थ हमको समझ में आता है कि आज हम आय, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा तथा समाज में पोषण का स्तर आदि मानकों पर हम किस प्रकार से खरा उतर रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा यह आज का अध्याय समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की यह क्लास पसंद आई होगी।
सभी को धन्यवाद। जय हिंद।